नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मध्यकाल की खास चर्चा है निवेश का नया पड़ाव नॉर्थ ईस्ट। दरअसल मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों के लिए निवेश का आदर्श स्थल है। असम और अन्य राज्यों में फैले फार्मा हब, सीमेंट यूनिट्स, टी रिसर्च और प्लांटेशन लॉजिस्टिक केंद्र और पेट्रोकेमिकल्स जैसी सुविधाओं के साथ मध्य प्रदेश निवेशकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में निवेश की नई इबारत लिखने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नॉर्थ ईस्ट का रुख कर रहे हैं, जहां वे 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में शामिल होकर उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहां निवेशकों से 1-to-1 मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए न्योता देंगे। निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग अनुकूल नीतियां की जानकारी दी जाएगी। इसी कार्यक्रम में मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा के निवेशक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संकल्पबद्धता और राज्य की मजबूत नीतियां निवेशकों को भरोसा देती है कि उनके व्यवसाय के लिए प्रदेश में हर तरह के संसाधन और अवसर उपलब्ध है। यही अवसर पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए साझी संभावनाओं का नया मार्ग खोलेगा। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में मध्य प्रदेश की ताकत निवेशकों को कच्चे माल, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन के अवसर प्रदान करती है। सीमेंट, मिनरल्स और इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स, टूरिज्म और वेलनेस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इक्विपमेंट तथा प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स जैसे सेक्टर राज्य को निवेश के लिए बहुआयामी विकल्प प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री पहल से इन सेक्टरों में निवेश केवल व्यवसाय का निर्णय नहीं बल्कि आर्थिक विकास और स्थायी अवसरों का रास्ता बन रहा है। राज्य बड़े उद्योगों के साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को भी समान अवसर देता है। वन स्टॉप निवेश सुविधा, क्लस्टर आधारित विकास और उद्योग अनुकूल नीतियां सुनिश्चित करती है कि निवेशक यहां तेजी से अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और नए साझेदारी के अवसर हासिल कर सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारी संकल्पबद्धता मध्य प्रदेश को देश के हर राज्य के निवेशक के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और अनंत अवसरों का केंद्र बना रही है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को व्यापार में के अवसर के साथ ही साथ स्थायी विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति का भी भरोसा मिलता है। मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण भी है कि राज्य में निवेश करना न केवल लाभकारी हो, साथ ही औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर लेकर जाए। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की दृष्टि से हम अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्वोत्तर में कल यहाँ रोड शो करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और असम और मध्य प्रदेश में व्यापार की बड़ी संभावना है सभी क्षेत्रों में। ऐसे में आज मैं यहाँ माँ के दर्शन करने भी आया हूँ, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी हाथी आ गए हैं अब अपने यहाँ। तो काजीरंगा में बहुत अच्छे से एलिफेंट के टूरिज्म की दृष्टि से, खासकर वन्य प्राणी में टाइगर स्टेट तो हमारा है ही, लेकिन हाथियों की बड़ी संख्या होने से भविष्य में उनका प्रबंधन कैसे करे, हमारे वन्य प्राणी को जानने वाले जिज्ञासुओं का पर्यटन के माध्यम से, वन्य पर्यटन से उनको कैसे जोड़े, ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के आज मैं यहाँ काजीरंगा भी जाने वाला हूँ। और कल यहाँ के व्यापारियों से बात करके मध्य प्रदेश और आसाम के बीच व्यापार व्यवसाय का संबंध कैसे बढ़े, अलग अलग क्षेत्र में बहुत संभावना, मैं कल सीएम से भी मिलने वाला हूँ। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्यों के और संबंध मजबूत हो, इस दिशा में काम करेंगे। तो देखिए, निवेश का नया पड़ाव नॉर्थ ईस्ट है। मध्य प्रदेश निवेशकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और भरोसेमंद वातावरण प्रदान कर रहा है। इसी की तरफ मध्य प्रदेश अब की तरफ निवेशक जो है अपना रुख अपना रहे हैं, इसी और आकर्षित हो रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी संकल्पित यहाँ पर नजर आ रही है। इसी खास चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पवन चित्रांश, मीडिया प्रभारी एमएसएमई, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ दीपक भंडारी, उद्योगपति, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत ही स्वागत है स्वदेश न्यूज के मध्यकाल की इस खास चर्चा में। प्रवीण जी, की आपके ये जो चर्चा है इसकी शुरुआत जो है मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रवीण जी,
हाँ जी, जी आपको मेरी आवाज मिल जी, रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है आपका मध्यकाल की इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करूंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश को पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों के लिए आदर्श माना जा रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश उद्योगों को ऐसे कौन से प्रतिस्पर्धात्मक जो लाभ दे रहा है जिसे लेकर निवेशक जो है मध्य प्रदेश की ओर अपना रुख अपना रहे हैं, मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कि जब से छोटे उद्यमियों की बात आ रही है, लघु उद्यम की बात आ रही है, तो मध्य प्रदेश में उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है और सभी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते मुख्यमंत्री जो है वो जगह जगह प्रदेश में घूम रहे हैं और जहां जहां उद्योग का वातावरण है, जहां जहां से उद्योग स्थापित हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में उद्योग आ सकते हैं और उसके लिए उद्योग के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लोगों को बुला रहे हैं। और रही बात उसकी कि अभी जो स्वदेशी का जो काम चल रहा है, स्वदेशी जागरण का जो काम चल रहा है, और स्वदेशी के लिए चलते जो मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार उद्योगों पर जोर दे रहे हैं, और जिसके चलते मध्य प्रदेश में पूरा वातावरण तैयार किया जा रहा है, माहौल तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल की हम बात करें तो छोटे छोटे उद्योगों के लिए गोविंदपुरा है, मंडीदीप है, वहां छोटी छोटी यूनिट बनाई जा रही है। एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी के चलते और मध्य प्रदेश में उद्योग का वातावरण बने, इस और उसके लिए सारी परिस्थितियां तैयार की जा रही है। चूंकि परिस्थितियां तैयार हो रही है, माहौल तैयार हो रहा है, तो उद्योगपति आए, इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है जहां जहां उनको संभावना दिख रही है वहां वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं उद्योग के लिए। जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में दीपक भंडारी उद्योगपति हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी आपको आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। पहले तो बहुत स्वागत है मध्यकाल के इस खास चर्चा में आपका हमारे साथ। देखिए, आपसे ये सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि आज की जो तारीख में मध्य प्रदेश सचमुच देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में से एक बनकर उभर रहा है, और अगर ऐसा है तो आप कैसे देखते हैं इसे, और ऐसी कौन सी वजह है कि निवेशक जो है मध्य प्रदेश की ओर अपना रुख अपना रहे हैं, इस और वे आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी ने कार्यभार संभाला था, उस समय कई संशय मन में थे कि सरकार उद्योगों और व्यापारियों के लिए क्या प्लानिंग करेगी, योजनाएं लाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और सभी को यह समझ में आने लगा कि सरकार उद्योग और व्यापार के लिए कटिबद्ध है और योजना बनाकर उनके विकास के लिए, समग्र विकास के लिए कार्य करेगी। कई हमने इवेंट देखे जो अभी पूर्व में हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के साथ भी मिलकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। लेकिन यह जो एक अनोखा प्रोजेक्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बन गए हैं। जब से ये चिकन की बात चलने लगी है, तो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो उसको इस नजर से देखते हैं कि यहाँ से इंडिया को यदि काट दिया जाए तो एक भारत का एक बहुत प्रमुख भूभाग हम लोग उससे अलग कर देंगे। और सबसे बड़ी खासियत यह रही केंद्र सरकार की कि उन्होंने उन्हीं 8 राज्यों को, जो 8 स्टेट्स हैं या 8 सिस्टर्स कहा, आज आजादी के अमृत काल में सबसे ज्यादा ग्रोथ इंजन के रूप में बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। जब नदी पे वो पुल बना था, वो गायक जी हैं अपने भूपेंद्र हजारिका के नाम से, बहुत बड़ा पुल था, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई थी। मैं उस समय अमेरिका में था, और बाद में जब मैं इंडिया आया तो मेरी मुलाकात किरण रिजिजू जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी हैं वो, और फिर वहां पे जो जी जी देखिए, जब मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई किरण रिजिजू साहब से और मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी से, तब मुझे पता नहीं था कि सीएम साहब ऐसी कोई इवेंट वहां करने वाले हैं। लेकिन उनका जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था, और मुझे भी लग रहा था कि मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट यदि मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बिजनेस डेवलपमेंट हम मिलके कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आज की तारीख में जो आसियान कंट्री का द्वार है वो बन चुका है। जो पहले सिल्क रूट के द्वारा बिजनेस किया जाता था, आज के हम इतिहास की यदि बात करें तो वही सिल्क रूट आज चीन के साथ मिलके हम अच्छे संबंध यदि हमारे बनते हैं तो पूरे जापान तक हम लोग माल यहाँ से भेज सकते हैं। भले ही हमारे पास कोई सा भी वहां पे पोर्ट नहीं है, मतलब समुद्री पोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ड्राई पोर्ट वहां पे बन सकता है, और ड्राई पोर्ट के द्वारा हम लोग वहां के जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहां सभी के साथ बायोलेटरल ट्रेड रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी एशियन इकोनॉमी है सब ग्रोथ पे है। यूरोप अमेरिका में उतनी ग्रोथ नहीं है, अफ्रीका में नहीं है जितनी की साउथ ईस्ट एशिया में है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है, और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें यदि सहयोग देती है तो एमएसएमई और स्पेशली स्टार्टअप को
वहां पे देखिए लेबर भी सस्ता है, वहां पे जमीन भी सस्ती है। जी। आज की तारीख में नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, प्रकृति इतनी है। तो मध्य प्रदेश के जो उद्योगपति हैं, यदि यहाँ पे फार्मा एसोसिएशन से भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर वहाँ बहुत काम होता है। जैसे हम संजीवनी बूटी की बात करते हैं, तो वहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ ऐसी मतलब दवाएं हैं जो कि कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं है, दुर्लभ दवाएं वहां पर हैं। जी। तो उसका यदि हम कारोबार करते हैं, तो एक बहुत बड़ा, आपने सीमेंट की, केमिकल की, प्लास्टिक की काफी सारी बात की, लेकिन यह कारोबार बहुत अच्छा हो सकता है और खनिज संपदा से वो जो भरपूर है, तो मध्य प्रदेश इसमें लीड ले सकता है। और जी। पर्यटन का भी बहुत बड़ा एक अवसर है लेकिन दीपक आज जी, की तारीख में। इसमें इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि भारी निवेश से स्थानीय जो उद्योग है उनको जो प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। स्थानीय रोजगार पर भी इस पे असर पड़ सकता है यदि निवेश बाहर से आकर स्थानीय प्रतिभा की अगर जगह ले ले, तो क्या स्थानीय जो उद्योग है उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि हम आजादी के अमृत काल में हैं और अभी तक इतनी सरकारें आई और गई है, लेकिन किसी ने भी नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान नहीं दिया। पहली बार आज जो केंद्र सरकार है नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल फोकस करके काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पर शिक्षा का प्रसार होगा, वहां पे स्किल डेवलपमेंट में काम होगा। वहां पे अभी बहुत सारी एमएसएमई नहीं है। आज हम इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर में एक्टिव एमएसएमई 1 लाख से ज्यादा है, जिले की बात करता हूं जी। मैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एमएसएमई लाखों की संख्या में है। तो वहां पर अभी एमएसएमई और स्टार्टअप कल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा है कि उसे तेजी से आगे बढ़ाएं। तो फायदा दोनों को मिलेगा, क्योंकि जो चीज हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, और जो चीज उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। और स्किल डेवलपमेंट में तो हम बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में और टेक्नोलॉजी में आज मध्य प्रदेश फोर फ्रंट पे है, क्योंकि यहाँ पे आईआईएम और आईआईटी जैसे कॉलेजेस हैं, जिसका फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि वो लोग एक तरीके से अलग थलग पड़े रहे इतने साल तक। और अब जब वो एक फोर फ्रंट पे आकर काम करेंगे और मध्य प्रदेश जो कि देश का हृदय स्थल है उससे जुड़ेंगे, तो उनको दूसरे राज्यों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और इससे दोनों तरफ फायदा है, वहां पे भी है और यहाँ पे जी। भी है। जी, बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी, बहुत स्वागत है आपका मध्यकाल के इस खास चर्चा में। आपसे सवाल करना चाहूंगी कि सरकार जो है बार बार कह रही है कि उद्योग अनुकूल नीतियों की सरकार बार बार बात कर रही है, तो क्या आपने नीतियों में पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसे वास्तविक बदलाव महसूस किए हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या बदलाव आपने पॉजिटिव इसमें क्या महसूस किए हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से सरकार निवेशकों पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वो भारत के विभिन्न प्रांतों में भी जा रही है, विदेश में भी गई है। तो स्वाभाविक रूप से इससे निवेश जो है आकर्षित होगा। और फिर सरकार ने कुछ अपनी नीतियां उदार भी बनाई हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये भारत के बीच में पड़ता है, तो इसमें किसी भी कोने पर यहाँ से जाया जा सकता है, इसलिए निवेशक यहाँ आमंत्रित भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ लेबर भी सस्ती है, कच्चा माल हमारे यहाँ है और भूमि भी हमारे पास उपलब्ध। अन्य प्रांतों की जैसे महाराष्ट्र की तुलना में आप देखें, कर्नाटक में देखें, पंजाब की दृष्टि से देखें, हमारे यहाँ भूमि भी सस्ती है। तो स्वाभाविक रूप से निवेशक यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें आमंत्रित करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। लेकिन वही मेरा सरकार से ये जरूर आपके माध्यम से आग्रह रहेगा कि निवेशकों पर बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जो मोदी जी ने कहा था लोकल फॉर वोकल, हमको कहीं ना कहीं अपने नौजवानों को हमारे लोकल के उत्पाद पर केंद्रित करना और स्वदेशी पर केंद्रित करना। आप जितना ज्यादा हम निवेशकों को करेंगे, उतना हम कहीं ना कहीं हमारी जो मूल पहचान है उससे हम थोड़ा सा दूर होंगे। मैं समझता हूँ निवेशकों पर आमंत्रित करने के साथ साथ अगर हम अपने लोकल में हमारे नौजवानों को स्थानीय जो कच्चा माल है उसके आधार पर छोटी छोटी यूनिट, गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, आधार पर भारत कभी सोने की चिड़िया बना था, वो अपनी जरूरतें पहले पूरी करता था। अगर हम बहुत ज्यादा पर्यटन पर, बहुत ज्यादा निवेश पर जोर देंगे, एक जमाने में निवेशकों को तो अपन ने आमंत्रित किया था, वो अंग्रेज और डच और सारे पुर्तगीज सब निवेशक के रूप में ही तो आए थे और आकर भारत पर कब्जा कर लिया उन्होंने। जी। तो कुल मिलाकर के निवेशकों को आमंत्रित हम करें बड़े उद्योग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय नौजवान, स्थानीय लघु उद्योग और स्थानीय जरूरत, स्थानीय
आधार पर पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि रमेश जी की बात से मैं तो सहमत हूँ, आप भी सहमत है। देखिए, पूर्वोत्तर में मध्य प्रदेश का भौगोलिक फासला जो है निवेशकों के लिए कच्चे माल और उत्पादों की आपूर्ति में देरी और लागत भी बढ़ा सकता है। लगातार कहा जा रहा है कि लोकल फॉर वोकल, मोदी सरकार का भी ये कहना है, नारा है, निवेशकों को आकर्षित किया जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें स्वदेशी पर भी ध्यान देना है। यही तो सरकार का नारा है, लोकल फॉर वोकल। अनम्यूट कर लीजिए प्रवीण जी। जी बिल्कुल, जो रमेश जी बोल रहे हैं, मैं रमेश जी सबकी बात से सहमत हूँ। और पूरे देश में जो जागरण का काम ही चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं स्वदेशी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। और अभी जो टैरिफ बार हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, जिसके चक्कर में स्वदेशी का जो मुहिम है वो तेजी से आगे बढ़ी है। तो इसके चलते लोकल फॉर वोकल पे काम होगा, हर हाथ में काम होगा, हर गांव गांव में काम होगा। जहां जिस चीज की आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है वहीं पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इससे निश्चित रूप से स्वदेशी भी आगे बढ़ेगा और देश की उन्नति भी आगे बढ़ेगी। और इस प्रकार के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा माहौल है। मध्य प्रदेश में, जैसा कि रमेश जी ने बताया, हमारा मध्य प्रदेश लैंड बैंक है और लेबर बैंक है। यहाँ पे जमीन की भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर जो युवाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेबर भी है सस्ती है। और कहीं ना कहीं जो कच्चा रॉ मटेरियल है, विभिन्न छोटे छोटे उद्योगों में उपयोग होने वाला मटेरियल भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इन्हीं वातावरण पे अगर ज्यादा काम हो, इन्हीं क्षेत्रों पे अगर ज्यादा काम हो, निश्चित रूप से निवेश की भी आवश्यकता है। लेकिन निवेश के साथ साथ में अगर छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्वदेशी का काम भी आगे बढ़ेगा और देश और प्रदेश दोनों उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। जी बिल्कुल। दीपक जी, आपसे एक और सवाल है, एक जेन्युइन सा मेरा क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण से जो पर्यावरण की जो समस्या है, जैसे प्रदूषण हो गया, जल संसाधनों पर दबाव हो गया और जैव विविधता, इस पर किस प्रकार का हमें असर देखने के लिए मिलेगा? बड़ी संख्या में हम निवेशकों को आकर्षित तो कर रहे हैं, पर ये जो ग्राउंड लेवल की जो समस्या है, इन पर कैसे ध्यान दिया जाएगा और कैसे काम किया जाएगा इस पर? देखिए, ग्राउंड लेवल की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई प्रकार के नियम, नीति, कायदे, कानून बनाए हुए हैं। जी। और उन कायदे कानून को यदि स्टार्टअप और एमएसएमई मान्यता देते हैं तो उसके लिए छूट भी है। आपको जेब का पैसा नहीं लगाना है और आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, आपको नॉइस पॉल्यूशन करना है, एयर पॉल्यूशन करना है कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन करना है कंट्रोल। अभी ऐसी काफी सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जेड सर्टिफिकेशंस। उसमें एमएसएमई और स्टार्टअप को जेड में ब्रॉन्ज से शुरू करते हैं, फिर सिल्वर पे आते हैं और फिर गोल्ड पे ले जाते हैं। तो उसका कारण ही है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने इनकलकेट की है, जैसे कि आपका सिक्स सिग्मा जो कि मोटोरोला कंपनी का बनाया गया स्टार्टअप में यूज किया, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनेंगे। साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट का भी पूरे विश्व में काफी नाम चल रहा है और हर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्रेडिट इकट्ठी करें। उससे गवर्नमेंट का भी फायदा मिलता है और उसमें कमाई भी होती है। और स्पेशली मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ मिला के, तो ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। मैं पहले भी यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ताकत है वो आज जैसे धार में टेक्सटाइल पार्क बना है, वो बरसों से यहाँ पुराना बिजनेस है, हम लोग टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर की अभी बात चलती, तो सेमीकंडक्टर में सभी लोग चाह रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़े और मध्य प्रदेश में यदि सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने जा रहा है तो एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उसी का होना आने वाले समय में। विश्व के हर देश में, हर शहर में, हर स्टेट में ये सेमीकंडक्टर लगना है। फूड इंडस्ट्री में तो इंदौर मतलब धान का कटोरा, सोयाबीन का कटोरा सब बोलते ही हैं। और आज इतनी पुरानी इंदौर को फूड कैपिटल भी कहते हैं दीपक जी, इंदौर को तो फूड कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का नमकीन भी इतना एक्सपोर्ट होता है। आज की तारीख में 7 से 8 हजार करोड़ का नमकीन एक्सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया की यदि आंकड़े उठा के देखें तो उसमें फोर फ्रंट पे इंदौर खड़ा होता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, आप इंजीनियरिंग, इंदौर में तो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज है। आप कैपिटल गुड्स देख लीजिए, इंजीनियरिंग गुड्स देख लीजिए, पेपर इंडस्ट्री देख लीजिए, कन्फेक्शनरी है, आपके बांस का बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बांस की फसल बहुत होती है और ज्यादातर जितने भी राज्य हैं वहां सभी बहुतायत में बांस पाया जाता है। तो उससे पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़ी मिलके दोनों राज्य खड़ी कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे नेपाल नगर में जो पेपर मिल है उसका पूरा रॉ मटेरियल वहां से आ सकता है, तो उसका एक्सपांशन भी किया जा सकता है। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और ट्रेड और इंडस्ट्री के
ट्रांजेक्शन भी बढ़ेंगे। आज मध्य प्रदेश में पीथमपुर को डेट्रॉइट बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है। तो ऑटो टेस्टिंग जो टेस्ट है वो एशिया में सबसे बड़ा पीथमपुर में है। जो बिल्कुल। नई गाड़ियां बनती है उसकी टेस्टिंग वही होती है उस ट्रैक के ऊपर। तो ये सब चीजों का फायदा वो स्टेट ले सकती है और हम उससे कमा भी सकते हैं, हम एक चार्ज उससे ले सकते हैं। तो हमें भी फायदा है, उनको भी फायदा। हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है और ये अगर शुरुआत होती है तो कितनी एंसिलरीज बनेगी और वो एंसिलरीज कितना रोजगार भी जनरेट करेगी और उनका जो टर्नओवर होगा उससे औद्योगिक गतिविधियां कितनी बढ़ेगी। आप प्रदेश के जीडीपी की बात करें या राष्ट्र के जीडीपी की बात करें तो ये एक मिला जुला के एक बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी, आपसे एक सवाल है। मध्य प्रदेश खुद को फार्मा, लॉजिस्टिक्स और पेट्रोकेमिकल्स का जो है हब बता रहा है, तो ग्राउंड पर इसकी रियलिटी कैसे मेल खाती है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसकी हमसे मेल इसलिए खाती है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, जैसा कि मैंने कहा है, वो बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। हमको बहुत ज्यादा, मेरी दृष्टि में, निवेशकों को बहुत आमंत्रित नहीं करना। और मुझे लग रहा है कि दीपक जी पता नहीं विषय को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। मुख्यमंत्री वहां निवेशकों को बुलाने जा रहे हैं, अपने यहाँ का रॉ मटेरियल या अपनी योग्यता या अपनी प्रतिभा को बताने वहां नहीं जा रहे हैं, उनको निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर असम के लोग यहाँ आते और यहाँ के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, तो स्वाभाविक रूप से वो बात तो जहाँ तक ठीक होती थी। तो लेकिन चूंकि अगर आप असम को देखेंगे तो वो औद्योगिक रूप से, विकास के रूप से बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता है। लेकिन अब वहां पर निवेशक कहाँ से होंगे? वहां निवेशक तो और आसपास के ही निवेशक हैं। तो मैं समझता हूँ इस समय आने वाला जो समय है, आने वाला समय युवाओं के लिए बहुत चुनौती वाला समय है। मैं समझता हूँ युवाओं को स्वत्व के आधार पर, हमारे गांव के आधार पर हमको रोजगार देना, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में रोजगार मिलना नहीं है, नौकरियां किसी को मिलना नहीं है। एआई आ गया, आप टीवी पर एंकर तो एआई हो रहा है। जितनी इंडस्ट्रियां बड़ी डल रही हैं वो सारी ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियां डल रही हैं, उसमें आप कितने कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के आधार पर, 300 साल पहले हमारे यहाँ, 250 साल पहले कपास के आधार पर उद्योग स्थापित थे, चंदेरी में था, महेश्वर में था। तो स्वाभाविक रूप से, और हमारे यहाँ की धरती पर हीरा भी है, हमारे यहाँ सोना भी है, हमारे यहाँ पत्थर भी है, और सारी चीज हमारे यहाँ है। बिल्कुल। चूना इतना ज्यादा है कि हम देश भर को सीमेंट बना के दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमको लोकल पर वोकल होना है। गांव गांव में इंडस्ट्री खुले और गांव की जरूरत गांव में पूरी हो। मैं समझता हूँ उस पर अब सरकार को बहुत जोर देना चाहिए। निवेश पर तो बहुत काम हो गया और बहुत निवेश कि हमको आ गया, वो आकार ले ले और बाकी हमारे नौजवानों का काम मिले, इस पर सरकार काम करे। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, आपकी बात से पूर्णतः मैं सहमत हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप तैयार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और निवेशकों पर ध्यान देने से ज़्यादा तो रोजगार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, इस पर ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। मध्यकाल की इस खास चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।